हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल नंबर 89 से 100 तक। उसके पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने 88 में क्या देखा था? 88 में देखा था हमने अटॉर्नी जनरल किसी भी हाउस में जाके बैठ सकता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, बट उसको कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला कब होगा? जब राज्यसभा वोट लोकसभा के अंदर वोटिंग चल रहा होगा, तब उस भाई साहब को प्रेम से कहा जाएगा कि बेटा तुम जाके हाउस के बाहर बैठ जाओ, तुम्हारे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तुम जाके हाउस के बाहर बैठो। मतलब अटॉर्नी जनरल चाहे कहीं पे बैठे, उसे कोई पूछने वाला नहीं है, बट उसके पास वोटिंग पावर्स नहीं रहेंगी। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं 89 से लेकर 100 तक। आर्टिकल नंबर 89, 90, 91, 92, फिर यहाँ पे 93, 94, 95, 96, ठीक है, 97, 99, 98, 99 और ये आपका 100। इन आर्टिकल्स को यहाँ पे इसलिए लिखा गया, इस तरीके से मैंने बनाया है कि अगर आप अभी अपनी बुक के अंदर आर्टिकल्स को पढ़ोगे ना, तो बहुत लंबा लंबा लिखा हुआ है। बहुत लंबा लंबा मतलब क्यों लिखा पता है? क्योंकि हमारे लॉ को बनाने वाला, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो लोग थे ना, वो लॉयर थे। अब जो लॉयर होते हैं ना, वो अपनी हर चीज़ को बहुत डिस्क्रिप्शन में लंबा से लिखते हैं, जिससे कि सामने वाला पढ़ने तक क्या तो कंटाल जाए या तो समझ जाए। या दो चीज़ होती है, या तो वो पूरा उसका माइंड है ना स्ट्रेस आउट हो जाएगा, सोचेगा कि इसको पढ़ना ही नहीं है, या फिर वो पूरा पढ़ लेगा तो उसको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो आपको ना हो, वो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में मैंने बनाया है। ठीक है, पहली बात, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों के अध्यक्ष के पास एक पावर होगी जो होगी प्रेसिडिंग्स। याद रखना, प्रेसिडिंग्स पावर, ये वो पावर है जो प्रधानमंत्री तक को अपने घर पे बिठा सकती है। याद रखना, क्या प्रधानमंत्री मतलब अगर मोदी साहब है ना, उनको भी घर पे बिठा सकते हैं। कौन सी पावर? प्रेसिडिंग्स पावर। इसके अंतर्गत ये होता है कि अगर अध्यक्ष चाहे ना, तो वो चीज़, किसी भी चीज़ को कहीं पे भी रोक के कुछ भी कह सकता है। ठीक है, हाँ, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अकॉर्डिंग वो बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ उठ के उसने 2-3 गालियाँ दे दी किसी को भी, नहीं, वो नहीं होगा। तो आपने क्या किया? आपने उस ओहदे का, उस पार्लियामेंट हाउस का आपने तिरस्कार किया, इसके खिलाफ आपके ऊपर महाभियोग भी हो सकता है। ठीक है, जो हम आगे देखने वाले हैं, क्लियर, वो सब आगे बढ़ेंगे। ये देखो कि प्रोसीडिंग पावर है किस किस के पास? चेयरमैन और स्पीकर के पास है। ठीक है, और ये दोनों के पास पावर है कि किसी मंत्री को, किसी प्रधानमंत्री के नीचे के कक्ष किसी मंत्री को वो कभी भी हटा सकते, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। ये पावर दोनों के पास है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। क्लियर। अब हम देखते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा आपका दिया हुआ आर्टिकल नंबर 80 में, जो हमने लास्ट 2 लेक्चर से हमने देखते हुए आ रहे हैं। अब आते हैं कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? वो होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट, या उसको हम कहते हैं हम चेयरमैन। क्या कहते हैं? चेयरमैन। ये आपका कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 89 में दिया हुआ है। और आर्टिकल नंबर 89 में क्या दिया हुआ है, चीज़ दी हुई है कि अगर चेयरमैन है और अगर कभी चेयरमैन अपनी उस दिन छुट्टी पे है, उसकी बेटी की शादी है, तो उसकी जगह बनेगा डेप्यूटी चेयरमैन। अब ये डेप्यूटी चेयरमैन भी बनाया गया। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जैसे ही इंसान वाइस प्रेसिडेंट बनता है, उसी दिन से वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन भी बन गया। क्लियर। आर्टिकल नंबर 89 के अकॉर्डिंग, या फिर जब आप वाइस प्रेसिडेंट, हमेशा आपने पढ़ा होगा, तो उस वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाते समय मैंने ये कहा था कि अगर आप वाइस प्रेसिडेंट, जिस दिन आपने वाइस प्रेसिडेंट के तरीके से आपने साइन किया कि नाउ आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, उसी दिन से आप ऑटोमेटिकली चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी बन चुके हो। क्लियर। यहाँ पर यह हो गया आर्टिकल नंबर 89। अब आ जाओ आर्टिकल नंबर 90। अब देखो, चेयरमैन को हटाने के लिए, चेयरमैन कौन है? इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट मैंने पढ़ाया था पहले, उसमें आपको बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग नहीं हो सकता है। क्लियर, महाभियोग नहीं हो सकता है, बट उसको निकालने के लिए एक अलग से प्रोसेस है जो प्रेसिडेंट को फॉलो किया जाता है। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे लगेगा, किसके ऊपर भी? चेयरमैन के ऊपर। बट आर्टिकल नंबर 90 में क्या दिया हुआ? आर्टिकल नंबर 90 में ये दिया हुआ कि अगर डेप्यूटी चेयरमैन को निकालना हो, किसको? डेप्यूटी चेयरमैन को निकालना हो, तो आपको क्या करना होगा? 14 दिन का उसको नोटिस देना होगा, और उसको सिंपल से स्पेशल बहुमत के अनुसार, मतलब 2/3 के अनुसार उसको आप प्रेम से निकाल सकते हो। क्लियर, ये समझ गए आप लोग? आर्टिकल नंबर 90 में ये दिया हुआ है। किसको निकालने की बात की? डेप्यूटी चेयरमैन को निकालने की बात की, क्योंकि चेयरमैन ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट होता है, और वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि किस तरीके से निकाला जा सकता है, बट ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। क्लियर। यहाँ पे दोनों में सेम प्रोसेस लगेगा। ओके, अब आ जाओ आर्टिकल नंबर 91। क्या है? पावर ऑफ डीसी, पावर ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर, या फिर डेप्यूटी पावर ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन, एक्ट एज ए चेयरमैन।
क्या है, एक ही सेंटेंस में दोनों दिया हुआ है। अगर आप इसको डिस्क्रिप्शन में लंबा पढ़ोगे ना तो बहुत कुछ लिखा हुआ है अंदर, पर उसको शॉर्ट में पढ़ोगे ये होगा, देखो पावर ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन एक्ट एज ए चेयरमैन, कि चेयरमैन जो इंसान बना है, जो चेयरमैन के पास पावर्स हैं वही पावर्स किसके पास रहेंगी, डेप्यूटी चेयरमैन के पास भी पावर रहेंगी, पर कब रहेंगी, जब ये इंसान अवेलेबल नहीं है तब। बाकी अगर ये अवेलेबल है तो इसकी पावर्स बहुत कम हद तक भी रहेंगी, क्योंकि इससे कोई पूछने जाने वाला है नहीं, समझ रहे हो, इससे कोई पूछने जाने वाला नहीं है। क्यों पता है, मैं आपको सिंपल चीज़ बताऊंगा बाद में आगे, क्यों इसकी इतनी वैल्यू नहीं की जाती, उसका रीज़न है, ठीक है। मैं आपको लास्ट में जो बॉक्स दो बनाए हुए ना मैंने, इनमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनकी वैल्यूज़ क्यों नहीं की जाती है, ठीक है, वो लास्ट में समझेंगे आप लोग। ये हो गया कि 91 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि पावर होंगी डेप्यूटी चेयरमैन को, जो पावर्स होंगी वो सेम टू सेम पावर्स होंगी किसके पास, चेयरमैन के पास, या फिर चेयरमैन की जैसा एक्ट कर रहा है, जैसे चेयरमैन के जो पावर्स हैं वही चेयरमैन की पावर्स डेप्यूटी चेयरमैन की पावर्स ही रहेंगी, क्लियर। बट ये खाली एक लिखने के लिए है, क्योंकि सारी पावर्स चेयरमैन के पास ही होती हैं, ठीक है। और वो जाता है तब उस टाइम पे निकलेगा जिस टाइम पे कोई भी संसद के अंदर कोई भी कामगिरी ना चल रही हो, वो उसी टाइम पे निकलेगा, ठीक है। अगर सपोज अगर निकल गया तो इसको बिठाने के बाद इसके पास जो सत्ता होगी कि वो साइन कर सकता है कुछ भी मुद्दा चल रहा हो, इसके बाद उतनी पावर होगी। क्यों, क्योंकि एक्ट सिमिलर टू चेयरमैन, जो पावर आपने चेयरमैन को दी है वही पावर आपकी डेप्यूटी चेयरमैन के पास रहेंगी, क्लियर। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 92 के ऊपर। आर्टिकल नंबर 92 ये बोलता है कि भाई जो राज्यसभा का जो प्रेसिडेंट है, या कह लो राज्यसभा का जो चेयरमैन है, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा। अब तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चंस इस रूप में आता है कि ऐसा कौन सा अध्यक्ष है या ऐसा कौन सा चेयरमैन है कह लो, या फिर ऐसा कौन सा चेयरमैन है कि जो अपने ही हाउस का मेंबर नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा का चेयरमैन, लोकसभा का स्पीकर अपने हाउस का मेंबर होता है ऑलरेडी, ठीक है। बट इसके अंदर एक और चीज़ है कि राज्यसभा के अंदर जो उसका चेयरमैन या उसका जो स्पीकर बैठता है, जो कुछ भी कह लो आप, वो अपने ही हाउस का मेंबर नहीं होता है। मतलब कि अभी जो हमारे एम वेंकैया नायडू जी हैं, कौन राइट नाउ हमारे वाइस प्रेसिडेंट कह लो, या फिर राज्यसभा के चेयरमैन कह लो, कौन, एम वेंकैया नायडू जी, ये क्या है, अभी चेयरमैन है हमारे किसके, राज्यसभा के, और ऑलरेडी क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया भी हैं। तो ये किसी भी संसद के मेंबर नहीं है, ना वो लोकसभा के मेंबर है ना वो राज्यसभा के मेंबर हैं, ठीक है, वो किसी के मेंबर्स नहीं है, क्लियर। ये आपका कहाँ दिया हुआ है, 92 के अंदर दिया हुआ है। एक और चीज़ 92 के अंदर एक चीज़ दी है कि अगर रिजाइन करना है तो किस वे में करना है। तो सपोज इट कि अगर चेयरमैन है ये यहाँ पे, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू चेयरमैन, आपको समझ में आए, ठीक है। आप याद रखो कि चेयरमैन ही ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट ही ऑलरेडी राज्यसभा का चेयरमैन है, इसको दिमाग में डाल लेना एक बार। फिर आगे कब चेयरमैन, और चेयरमैन अपना रिजाइन किसको देगा, तो प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट को संबोधते हुए अपना रिजाइन देगा कि श्रीमान प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया करके वो लिख देगा, राष्ट्रपति ऑफ द इंडिया करके उसको दे देगा, क्लियर। अब आती है बात कि डेप्यूटी चेयरमैन किसको देगा, तो डेप्यूटी चेयरमैन किसको देगा, चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट बोलूँ या चेयरमैन बोलूँ, दोनों सेम टू सेम हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। याद रखना एक चीज़ कि वाइस प्रेसिडेंट ही आपका चेयरमैन होगा और चेयरमैन ही आपका वाइस प्रेसिडेंट होगा, उनका अलग से कोई चीज़ नहीं होती है, क्लियर। यहाँ तक समझ में आया। अब आ जाओ सीधा अपने आर्टिकल नंबर 93 के ऊपर, जो कि किस में आता है, आपका राज्यसभा में आता है, सॉरी लोकसभा में आता है, ठीक है। लोकसभा के आर्टिकल नंबर कहाँ से दिए हुए हैं, आर्टिकल नंबर 81 में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, उसका अनुच्छेद दिया हुआ है कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक ऐसा हाउस भी होना चाहिए जो हाउस ऑफ पीपल गिनाएगा, जिसमें लोगों के द्वारा चुने गए सदस्य बैठने चाहिए। वो कौन सा हाउस होगा, आपका लोकसभा होगा, क्लियर। उसके बाद उसका निर्देशक कौन करेगा, उसको चलाएगा कौन, तो स्पीकर तो बनाएगा, कौन चलाएगा, स्पीकर। और स्पीकर की जगह एक और इंसान होना चाहिए, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो एक और इंसान अवेलेबल होगा, कौन होगा, डेप्यूटी स्पीकर, क्लियर। आपका डेप्यूटी स्पीकर अवेलेबल होगा। एक और चीज़, इसको यहाँ पे अभी ख़त्म कर डालता हूँ जिससे कि आपको लास्ट में तकलीफ ना हो। फर्स्ट कौन था, तो जीवी मालवणकर, कौन थे, जीवी मालवणकर। फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर कौन थे, जीवी मालवणकर। अभी कौन है, ओम बिहारी। पहली महिला कौन थी, तो मीरा कुमार, ठीक है। इतना याद रखना। अभी तक क्या चीज़ है, 2-3 चीज़ याद रखो। पहली चीज़ क्या रखनी है
कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, जीवी मालवंकर। अभी के कौन है, ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला, ठीक है, याद रखो इस तरह से, जीवी मालवंकर, ओम बिरला। और पहली महिला कौन थी, तो मीरा कुमारी या मीरा कुमार, दोनों चीज कह सकते हो, ठीक है। अगर मैं कुमारी कहता तो भी ठीक है, कुमार कहता तो भी ठीक है, भाई आपको नाम से याद रखना होगा। मोस्ट ऑफ एग्जाम पूछा जाता है, कभी कभार पूछ लिया तो पूछ लिया। अब आता है प्रश्न कि स्पीकर को चॉइस कैसे करना है। ऐसा तो है नहीं कि सब लोग आए और बोल दिया कि भाई ये शक्ल इसकी अच्छी नहीं है, इसको निकालो, इसकी शक्ल अच्छी है, इसको लेके आओ, ये स्पीकर, चलो आजा तू स्पीकर चल। नहीं, ऐसा नहीं होता। 545 मेंबर में से पहली बैठक होगी ना जिस दिन फर्स्ट सेशन होगा, उस दिन उसका संबोधन कौन करेगा, प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री। कौन करेगा, कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, चलो, क्योंकि मैंने कल ही पढ़ा है ये चीज़, ठीक है, मैंने कल ही पढ़ा है ये चीज़ कि भाई जिस दिन लोकसभा की पहली सेशन होगा उसका प्रतिनिधित्व या फिर उस दिन पहली स्पीच कौन देगा। क्लियर। अब आ जाओ कि अगर वो स्पीच खत्म होने के बाद क्या होगा पता है, एक होगा प्रोटेम स्पीकर। क्या होगा, प्रोटेम स्पीकर, ये होगा टेम्पररी, आपका क्या होगा, टेम्पररी बेस का स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या बताएं, इलेक्शन करवाना, चॉइस करनी, कौन बन के आ रहा है। क्लियर, क्या काम है उसका। प्रोटेम स्पीकर का ये काम है कि उसको मेन जो स्पीकर है, जो आर्टिकल नंबर 93 के अकॉर्डिंग जो स्पीकर आने वाला है उससे चॉइस करनी है इनडायरेक्टली, और कुछ नहीं करना। सिंपल सा काम है, इसलिए उसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर की। वो टेम्पररी स्पीकर है, उसको हम लोग परमानेंट नहीं रख सकते हैं। जब तक, अगर देखो इलेक्शन चलता है ना, विद इन 1 मंथ के अंदर इलेक्शन चलता है, वो चॉइस हो जाता है, ठीक है, फटाफट खत्म हो जाता है। इस बार 3 लोग खड़े थे, 3 में से ओम बिरला जी पास आउट हुए थे। क्लियर, 2019 के हैं ओम बिरला जी। ओके, अब उनको ला दिया, ठीक है, ओम बिरला जी को ला दिया। अब ओम बिरला जी को लाने के बाद अगर उनको निकालने की बात कर रहे हैं वो लोग, क्या ओम जी को निकालने की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, आर्टिकल नंबर 94 में उसके प्रावधान दिए हैं कि किस किस रूप में या फिर किस किस अकॉर्डिंग आप उसको निकाल सकते हो। याद रखना, निकालने का प्रावधान है ना रिमूवल में, आपके प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग आपको जो आपको उसमें दिया हुआ है ना कि भाई अगर उसने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ गया, या वो पागल है, या वो भगोड़ा साबित हो चुका है, या उसने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम किया है, या फिर वो पागल हो चुका है, या मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। याद रखना, जो चीज़ें आपकी प्रेसिडेंट के हाउस में लिखी हुई है ना कि इन चीज़ों के कारण उन्हें निकाला जा सकता है, वही चीज़ें आपकी हमेशा हर मिनिस्टर से लेके हर प्रधानमंत्री, हर एक राज्यपाल तक, हर एक चीफ मिनिस्टर तक, सब जगह सेम टू सेम रहेंगी। चाहे वो डेप्यूटी कलेक्टर पढ़ा रहा हूँ, चाहे डेप्यूटी चेयरमैन पढ़ा रहा हूँ, चाहे स्पीकर पढ़ा रहा हूँ, चाहे डेप्यूटी स्पीकर पढ़ा रहा हूँ, सबके लिए वो सेम रहेंगी। उनको मैं बार बार रिपीट नहीं करने वाला, बट उनको आप एक बार याद कर लो, सब जगह सेम टू सेम रहेंगी। क्लियर। और 94 के अंदर रिमूव तो वो उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर वो चीज़ नहीं है, आपको महाभियोग करना है, आपको महाभियोग को वक्त बता दूं, महाभियोग हम सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, बाकी किसी के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें उनको लथियाना है, हमको उनको प्यार से बोलना कि बेटा तुम अपनी सीट से निकल जाओ, तो क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ओम जी को निकालने के लिए पहले मैं लेके आऊँगा 50 मेंबर का रिटर्न एप्लीकेशन। क्या लेके आऊँगा, 50 लोगों का रिटर्न एप्लीकेशन में लेके आऊँगा, और 14 दिन पहले, कितने, 14 दिन पहले मैं ये लेके आया, मैं पार्लियामेंट के अंदर गया, मैं लेके आया, मेरे को लगा कि भाई को ओम बिहारी लाल जी है ना, उनको मेरे को निकालना है, ये 50 लोगों का हैंड रिटर्न रहा, अब उनको निकाल दो। अब होगा ट्विस्ट, क्या होगा कि जब मैंने दिया 1 तारीख को, तो 15 तारीख के बीच तक बिरला जी के पास टाइम होगा कि वो अपना वो पक्ष साबित करें कि क्या वो उसमें उस गुनाह को जो मैंने उनके ऊपर आरोप लगाया हुआ है, जो मैंने उनको आक्षेप लगाया है, क्या वो सच है। अगर वो सच है तो 14 दिन के बाद जब स्पेशल मेजोरिटी आपको लेनी पड़ेगी, किसको लेनी पड़ेगी, मुझे। क्यों, मुझे उनको निकालना है। अगर 2/3 की मेजोरिटी नहीं मिलती है तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो हमने प्रस्ताव पास करने की मंजूरी दी थी वो प्रस्ताव कैंसिल हो जाएगा, मतलब ओम बिरला जी निकलेंगे नहीं। क्लियर, इतना समझ याद रखना है। 50 मेंबर रिटर्न चाहिए, उनके बाद 14 दिन का टाइम चाहिए, तो 14 दिन के टाइम के बाद आपको 2/3 की स्पेशल वोटिंग पावर्स के साथ मेजोरिटी लेनी पड़ेगी। अगर आपने 2/3 की मेजोरिटी पावर्स नहीं ली तो आप ऑटोमेटिकली ओम बिरला जी को निकाल नहीं पाओगे, और अगर आपने इसके ऊपर मेजोरिटी ले ली तो क्या होगा, तो आप ओम बिरला जी को निकाल दोगे। क्लियर,
देखो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, इन चीज़ों को आप है ना अभी राइट नाउ किसी बीजेपी कांग्रेस को ज्वाइंट करके मत ज्वाइंट हो जाना कि सर तो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, सर बीजेपी को सपोर्ट करते नहीं। मैं आपको ईजिली याद रह जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने भी ऐसे याद करता हूँ और कोई उसकी ट्रिक वगैरह नहीं होती। इसको ऐसे याद करोगे ना तो लाइफ टाइम भूल नहीं पाओगे। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 96 में। क्या है आर्टिकल नंबर 96? कहती है कि नो पावर टू द एनीवन, ठीक है। ये जो प्रीसीडिंग पावर दी है ना वो यहीं पे छीनी गई है। तो मोस्ट ऑफ आपके आर्टिकल्स में ना क्वेश्चन पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी आर्टिकल के अनुसार प्रोसीडिंग पावर्स को छीना गया है। तो आर्टिकल नंबर 96 के अकॉर्डिंग, कौन से अकॉर्डिंग? आर्टिकल नंबर 96 के अकॉर्डिंग आपको प्रीसीडिंग पावर्स छीनी गई हैं दोनों सदन की, चाहे ये सदन हो चाहे ये सदन हो, लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों की प्रीसीडिंग पावर्स को छीना गया है आर्टिकल नंबर 96 के अकॉर्डिंग। क्यों पता है? प्रीसीडिंग पावर्स वो कहती हैं कि अगर कहीं पे भी अगर सपोज अगर ये पावर्स चल रही हो ना, अगर प्रीसीडिंग पावर्स आपने 96 आर्टिकल नंबर के अंकों दी, सपोज किया अगर ये आर्टिकल होती नहीं तो क्या होता? तो सिंपल सी बात होती है कि अगर उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती तो वो लोग प्रेसिडेंट की पावर को यूज़ करके, याद रखना मैं प्रेसिडेंट को यूज़ कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडिंग पावर को यूज़ करके वो तुरंत उस टाइम पे अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे को उसी टाइम पे रद्द कर सकते हैं। इनके पास ये तक पावर होती है कि अगर वो पीएम मोदी को ये कह देना कि आपको 10 मिनट तक बोलना है, अगर 10 मिनट के ऊपर 11 मिनट भी चल जाती है ना तो भी उसको कह सकते हैं कि कृपया श्रीमान जी आपके 10 मिनट खत्म हो चुके हैं, आप जाके अपनी सीट पर बैठ जाइए, किसी और को अपना मौका दीजिए। इस हद तक की पावर उस इंसान के पास, याद रखना। कौन? जो लोकसभा का होता है फिर राज्यसभा का इंसान होता है वो, उसके पास इस हद तक की पावर है। क्लियर? तो प्रीसीडिंग पावर को हमने इसलिए यहाँ से निकाल लिया कि अगर इसके पास ये पावर रहेगी तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा कभी कर ही नहीं पाएगा ना यार, सिंपल सी बात है। तो उसके खिलाफ कोई महाभियोग होगा ही नहीं, कभी उसको रिमूव करने की बात ही नहीं छिड़ेगी कभी भी। क्लियर? अब आते हैं अपने आर्टिकल नंबर 95 के ऊपर, जो क्या है वो इनडायरेक्टली सबसे पहली बात है कि वो लोकसभा का किंग कहलाएगा। जो हमने यहाँ देखा स्पीकर है तो क्या हो गया? लोकसभा का राजा है, ठीक है। दूसरी चीज, वो 2 चीज़ों का हेड रहेगा हमेशा, एक होगी आपकी सचिवालय, एक होगी आपकी कमिटीज। जितनी भी कमिटीज को क्रिएट किया गया है वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ का हेड कौन बनेगा? लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर ऑटोमेटिक उसका हेड बन जाएगा। क्लियर? और सचिवालय, जितने भी सचिवालय हैं उन सब का हेड कौन होगा? लोकसभा का स्पीकर ही उनका हेड होगा। क्लियर? दूसरा आता है कि आप लोकसभा के स्पीकर की जो जितनी औकात है ना वो ये औकात यहाँ पे दिखाता है कि उसकी औकात क्या है। क्या औकात है पता है? कि जॉइंट सेशन बुला सकता है और उसका हेड होगा कौन? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर। अगर दोनों सदन साथ में बैठे हैं, अगर प्रेसिडेंट ने किसी भी इमरजेंसी में दौरान अगर आर्टिकल नंबर 108 का उपयोग किया है, कौन सी आर्टिकल नंबर 108 का उपयोग करके उनको बुला लिया है, तब उस सदन का, उस जगह का जो हेड होगा वो कौन होगा? अगर इमरजेंसी के दौरान बुलाया तो प्रेसिडेंट होगा, इट्स ओके। अगर इमरजेंसी के अलावा किसी और जगह किसी बिल को पास करने के लिए, फिर किसी भी मनी बिल या किसी भी ऐसे बिल को पास करने के लिए बुलाया तो उस टाइम पे उसका हेड कौन होगा? लोकसभा का स्पीकर ही होगा। याद रखना हमेशा, ठीक है, इसको भूलना मत। क्लियर? अब आ जाओ, देखो आर्टिकल नंबर 100, 97, 98, 99 और 96 ये बाद में हो जाएगा, फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अभी ये देखो फिर से। दूसरी चीज़ कि मनी बिल है या नहीं वो डिसाइड कौन करेगा? वो लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा मनी बिल है या नहीं, जो कि मोस्ट ऑफली सिंपल सी बात है, उसने वहाँ पे उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर को बिठाया हुआ है ऑलरेडी। किसको? फाइनेंस मिनिस्टर को बिठाया, उसके पास ऑलरेडी अथॉरिटी है। वो ये कुछ करने वाला नहीं है, जाके बोलेगा कि हाँ ठीक है फाइनेंस साहब इधर ये पढ़ो, यहाँ पे आकर जगह पढ़ो 2 मिनट, जाओ मेरे पास और भी काम है। कितने काम उस बंदे के पास, देखो तो सही कितने सारे काम है उस बंदे के पास अभी, ठीक है। दूसरी चीज़, द सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउसेस, मतलब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। अगर लोकसभा के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ों को पास आउट करना है, सपोज कि हमें पाकिस्तान को पूरा ख़त्म करना है, पाकिस्तान को पूरा हमें उड़ा के फेंक देना है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले लोकसभा का स्पीकर, प्रेसिडेंट, पीएम, इतने लोग तो कंपलसरी आपको बैठे होने चाहिए। फिर अगर आपका प्रेसिडेंट है तो ऑलरेडी मतलब 3 विंग, जो हमने बताया था कि प्रेसिडेंट के टाइम पे कि वो तीनों विंग्स का और तीनों
क्या कमांडर रहेगा हमेशा, किसका, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों कमांडर ऑलरेडी वो है। मतलब यहाँ पे तीनों विंग्स आ गई। प्रधानमंत्री के नीचे होते हैं काउंसिल ऑफ मेंबर्स, जो उसको सलाह देते हैं। मतलब कि अगर वो भी लोग होंगे, ठीक है, वो लोग 5-6 लोग होते हैं, तो वो भी आ गया। और लोकसभा के अंदर वो मीटिंग की जाएगी। तो लोकसभा के अंदर मीटिंग की जाएगी तो मतलब होगा क्या कि लोकसभा के अंदर ऑलरेडी लोकसभा का अध्यक्ष भी बैठेगा। तभी उसको कहा गया है कि वो सीक्रेट टाइप की मीटिंग करनी हो, तब उसका प्रावधान भी यहाँ पे दिया हुआ है कि सीक्रेट सेटिंग ऑफ हाउस। मतलब किसी भी तरीके से कोई भी सीक्रेट डिसीजन आपको लेने हैं, आपके पास प्रायोरिटी, आपके पास अनुमति है कि आप वो चीज़ कर सकते हो। फ्रेंकली क्लियर। एक और चीज़ है कि आप 60 दिन तक विदाउट परमिशन बाहर नहीं घूम सकते हैं। कितने दिन, वरना आपको कोरोना हो जाएगा, मस्ती कर रहा हूँ। 60 दिन तक आप विदाउट परमिशन बाहर नहीं घूम सकते, आपको परमिशन लेनी होगी लोकसभा के अध्यक्ष की। जस्ट इमेजिन करो कि अगर आज मैं लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बनता हूँ, एक मेंबर बनता हूँ, ठीक है, मैं लोकसभा का एक मेंबर बना आज, ठीक है, और मैंने मेरा सपोज है कि लोकसभा के अध्यक्ष मेरे पापा हैं, ठीक है, मैं लोकसभा का मेंबर बनाऊं और मेरे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, मेरे पापा है। तो मैंने पापा को बोल दिया कि पापा एक काम करो, मैं आज से 4 साल और 11 महीने की छुट्टी ले रहा हूँ। कितनी, 4 साल और मैं 11 महीने की छुट्टी ले रहा हूँ, और मैं 4 साल 11 महीने के बाद आपको दिखने वाला हूँ। तब तक मैं लोकसभा के अंदर यहाँ पर दिखने वाला नहीं हूँ, यहाँ पार्लियामेंट के हाउस के अंदर भी आने वाला नहीं हूँ। अगर मुझे छुट्टी मिल गई तो फिर ये कॉन्सेप्ट मेरे ऊपर लागू नहीं पड़ता है कि 60 दिन वाला, ठीक है। अगर मैं परमिशन नहीं लेता हूँ तो 60 दिन का 61वां दिन होता ही सीधा मेरी लोकसभा की सीट चली जाएगी। क्या हो जाएगी, मेरी लोकसभा की सीट चली जाएगी। और निकालेगा कौन, लोकसभा का अध्यक्ष ऑटोमेटिक मुझे निकाल देगा, ऑटोमेटिक निकाल देगा, बेटा चलो निकलो। क्लियर। अगर आपके पास परमिशन है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 95। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 97 के ऊपर। क्यों 96 के अंदर मैंने बता दिया, प्रोसीडिंग पावर्स को निकाल दिया जाता है। कौन से नंबर, आर्टिकल नंबर 96 के कारण दोनों के पास से वो प्रोसीडिंग पावर्स छीन ली जाती है, ठीक है। अब आ जाओ 97 में क्या आता है। 97 में दोनों की सैलरीज बताई गई है कि चेयरमैन की सैलरीज क्या होंगी, स्पीकर की सैलरी क्या होंगी, दोनों चीज़ को बताया गया है। कौन सी आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 97 में। देखो भाई, ऐसी आर्टिकल से ना इतना याद ना रखो तो भी चलेगा, ठीक है। कुछ सैलरी वगैरह भी पूछी जाती है ना, वो बहुत पहले कॉन्सेप्ट हो चुका है, अब इतनी सैलरी वगैरह पूछी नहीं जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 97 किसके लिए, आपकी सैलरी के लिए। दूसरा आता है आपका सचिवालय या फिर सेक्रेटरी। क्या है, सेक्रेटरी ऑफ द पार्लियामेंट, सचिवालय ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। कहाँ पे आपका आर्टिकल नंबर 98। इसका हेड कौन होगा, लोकसभा का अध्यक्ष, ऑटोमेटिक उसका हेड होगा। क्लियर। एक और चीज़ 98 में क्या दिया, ओथ ऑफ द मेंबर्स। याद रखना एक चीज़ में, इसमें एक ट्विस्ट है। क्या चीज़ है कि अगर लोकसभा का मेंबर, याद रखना क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष बनता है वो ऑलरेडी उसका मेंबर होता है। क्लियर है। लोकसभा का जो मेंबर बनता है वो उसका ऑलरेडी मेंबर होता है। तो जब वो प्रोटेम स्पीकर जब सबको ओथ दिलवा रहा होता है, उसी टाइम पे वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे लोकसभा के अध्यक्ष को भी अपनी एक ओथ दिलवाता है। किस रीज़न से, क्योंकि जब वो स्पीकर नहीं बनता है, जब वो यहाँ का किंग नहीं बना होता है, उसके पहले ऑलरेडी वो सिपाही होता है, ठीक है। और सिपाही होने के साथ साथ सिपाही को एक जो उसका बड़ा सिपाही होता है, प्रोटेम स्पीकर होता है, उसने उसको ऑलरेडी एक बार ओथ दिला दी है। तो जब वो ओथ दिला दी एक बार है, और वही स्पीकर या फिर वही सोल्जर जो फिर से किंग बनेगा ना, तब उसको फिर से दूसरी बार अपनी ओथ लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको प्रोटेम स्पीकर ने एक बार ओथ ऑलरेडी दिला दी है। क्लियर। ये हो गया आपका 99 के अकॉर्डिंग। 99 में इसी को आपको प्रावधान देना है। इसको तो नॉर्मल है क्योंकि ऑलरेडी भाई प्रेसिडेंट जिसको ओथ दिलवा के भेजे होते हैं इसको ऑलरेडी, तो इसको वापस राज्यसभा के अंदर आके कोई भी ओथ लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसके अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड था, वो आपको समझा दिया। अब आ जाओ आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है, पता है कि लोकसभा में अंदर 2 चीज़ों की प्रावधान एक अलग से दिया हुआ है। क्या चीज़, स्पेशल वोट का, एक कोरम का। पार्लियामेंट हाउस को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, पहली बात आपको चाहिए 1/10 की मेजोरिटी। कितनी चाहिए, 1/10 की मेजोरिटी। यानी कि आपको कितने मेंबर चाहिए, टोटल 55 मेंबर है या 55 मेंबर होंगे ना, तो आप पार्लियामेंट हाउस को आगे बढ़ा सकते हो। क्लियर। दूसरी है स्पेशल वोटिंग पावर। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उसके पास होती है स्पेशल वोटिंग पावर, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर
किसी जगह पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, क्या चीज़ें हो जाती हैं कि लोकसभा के अंदर विपक्ष मतलब कांग्रेस और बीजेपी है, ठीक है, और दोनों के पास इक्वल सीट्स हैं, इक्वल मतलब यहाँ पे भी 270 के आसपास सीट है, यहाँ पे भी 270 के आसपास सीट है, तो और बाकी जो सीट्स हैं वो सारी अदर्स में जा चुकी हैं, और आप किसी भी डिसीजन के ऊपर निर्णायक सीट नहीं ले पा रहे, या फिर आप किसी भी चीज़ के ऊपर एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो वो एक होगा स्पेशल वोट, या इसको कह लो रिजल्टिंग वोट। क्या कह सकते हो आप? रिजल्टिंग वोट। दोनों पावर्स किसके पास है? आपके लोकसभा के अध्यक्ष के पास है, और वो यहाँ के कह देंगे भाई मैं बैठता हूँ 271, मतलब बीजेपी के साथ बैठता हूँ, तो बीजेपी जीत जाएगी। अगर वो बोलते हैं कि नहीं भाई 271 कांग्रेस, तो कांग्रेस का वो बिल जीत जाएगा, या फिर कांग्रेस वो हार जाएगी, या फिर कांग्रेस वो जीत जाएगी, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। मतलब एक स्पेशल वोट आपको लोकसभा के अध्यक्ष को मिलता है कहीं ना कहीं, आप ये समझ लो। कौन जीतता है कौन हारता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये समझ लो कि उससे यहाँ पे पावर दी गई है स्पेशल वोट की। क्लियर? कौन सी आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 100, 100 का नंबर, 100 का सिक्का। क्लियर? अब देखो ये बॉक्स जो मैंने खाली रखे ना, अब इनको समझना है यहाँ पे आपको, ठीक है। ये होगा आपका राज्यसभा, ठीक है। यहाँ पे कौन आएगा आपका? चेयरमैन या फिर वाइस प्रेसिडेंट, दोनों एक ही होते हैं। फिर आपका आएगा डेप्यूटी चेयरमैन, और यहाँ पे आएगा आपका सेक्रेटरी या फिर जनरल सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट। क्या होगा? जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्लियामेंट। यही सेम चीज़ होगी यहाँ पे आपकी लोकसभा। यहाँ पे कौन होगा? स्पीकर। यहाँ पे कौन होगा? डेप्यूटी स्पीकर। और यहाँ पे कौन होगा? जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्लियामेंट। इन दोनों केस के अंदर डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ जो होता है ना, ये होता है इनडायरेक्टली सचिवालय। क्या होता है इनडायरेक्टली? ये होता है सचिवालय। ये क्या होता है? सचिवालय। जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्लियामेंट मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ? सचिवालय। ये क्या, उसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। मतलब जहाँ से कामगिरी करनी है, लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना है, वो कहाँ से होता है? एडमिनिस्ट्रेशन से होता है। एक होते हैं लेजिस्लेटिव जो लॉ को बनाते हैं, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। मतलब अगर संसद के अंदर कहीं पे ये लॉ पास होता है कि हेलमेट पहनना कंपलसरी है, चाहे आप रोड पे हो, आप हाईवे पे हो, हाईवे पे नहीं हो, चाहे आप गली खुचे में कहीं पे भी हो, बट आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा, तो उसे इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? उसे इम्प्लीमेंट करवाएगा पुलिस डिपार्टमेंट। तो पुलिस डिपार्टमेंट किसके अंडर में आया? वो एग्जीक्यूटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट के अंदर आ गया। क्लियर? ये चीज़ अलग समझो। और एक चीज़ कि जो जनरल सेक्रेटरी होता है, फिर जो सचिवालय होता है, इसका हेड कौन होता है? तो आईएएस ऑफिसर होता है। दोनों में क्या होता है? आईएएस ऑफिसर। मतलब ये जो चेयरमैन है, ये जो डेप्यूटी चेयरमैन है, ये स्पीकर है, ये डेप्यूटी स्पीकर है, इन दोनों के पीछे का जो दिमाग होता है ना, वो एक आईएएस ऑफिसर का दिमाग होता है। ठीक है? और ये लोग जो वहाँ पे जाके कुछ बोल देते हैं ना, कुछ भी आलतू फालतू, वो आईएएस अधिकारी नहीं बुलवाता है। इनको कोई अकल नहीं होती ना, इसलिए वहाँ जाके उस मीडिया के सामने कुछ ना कुछ बोल देते हैं। अदरवाइज यहाँ पे इनके पास इतनी पावर होती है, एक आईएएस ऑफिसर वहाँ पे उनको संचालन उनको चलाता है। मतलब खुद सोच के देखो, अगर आप आईएएस ऑफिसर हो तो आपने कितनों को छोड़ दिया है, कितनों को छोड़ दिया नीचे। जस्ट इमेजिन करके देखो एक बार कि आपके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं, आप लोग उस टाइम पे काम कर रहे हो, किस काम पे? अगर आप यहाँ पे हो, आप इस जगह पे हो, तो आपका पूरे इंडिया के अंदर आपका नंबर 4 आएगा। किस तरीके से? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डेप्यूटी चेयरमैन और डायरेक्ट आप आईएएस ऑफिसर। क्लियर? सोचो, पूरे इंडिया का सबसे पावरफुल चौथा होद्दा आपके पास होगा अगर राज्यसभा के साइड से सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हो या फिर सेक्रेटरी ऑफ द पार्लियामेंट हो, तो वही सेम चीज़ लोकसभा में। क्लियर? तो ये हो गया आपका राज्यसभा लोकसभा पूरा का पूरा डिटेल में बता दिया कि लोकसभा के अंदर स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर किस तरीके से काम करता है, राज्यसभा के अंदर चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन किस तरीके से काम करता है। आर्टिकल नंबर 89 से लेकर 100 तक पूरे आर्टिकल्स को क्लियर कर लिया है। 96 में क्या दिया हुआ है? नो पावर टू ऑफ पार्डन। पार्डन मतलब प्रोसीडिंग का, कोई प्रोसीडिंग का पावर आपको दिया नहीं होगा। आर्टिकल 97 में क्या दिया है? सैलरी दी गई है। 98 में क्या दिया है? सचिवालय। 99 में क्या दिया है? ओथ दिया है। फिर क्या आता है 100 के अंदर? आपकी कोरम और वोटिंग पावर्स। किसका आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 100 के अकॉर्डिंग। क्लियर? इसके बाद इतना कुछ ये सब आपको इसमें आ चुका है। ये मैं कल भी मैंने आपको बताया था। ऑफिस ऑफ
पार्लियामेंट के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए मुद्दे के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।